हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, हिंदी का प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक आप लोग करेंगे, उतना अधिक से अधिक आप पेपर में अंक अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी ही आपको पास कराएगी। जीएस तो दोस्तों अथाह सागर है, इसलिए हिंदी को हम कवर कर सकते हैं। जितने टॉपिक सिर्फ दिए गए हैं, उतने टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम हल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके हम हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास पे, आज के प्रैक्टिस सेट पे। कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि यह सेशन आपको कैसा लगा। तो चलते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट में आज के है क्या हमारे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ठीक है, आपके पेपर में भी हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में 1 से 5 प्रश्न रहते हैं और एक गद्यांश दिया गया रहता है। उस गद्यांश को पढ़ के हम उसका उत्तर देंगे और 5 नंबर इसमें कन्फर्म हमारे करना है। तो हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गद्यांश को न पढ़ करके सबसे पहले उनके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्नों के पढ़ने के बाद हमारा समय बचता है, क्योंकि एक बार अगर हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर दोबारा प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर हम गद्यांश पे आएंगे, तो ऐसे हमें ज़्यादा देर लगेगी। तो हम एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ते हुए प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रेम की भाषा क्या है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक। और यत्न से आशय है, तीसरा प्रश्न हो गया। और चौथा प्रश्न है कि गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। ठीक। और पांचवा प्रश्न पूछा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। हूबहू ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, और ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप हल करना है आपको। देखते हैं, अब गद्यांश को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न था कि प्रेम की भाषा क्या है। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है। देखिए, ये शब्द रहित। अब इसको हम तुरंत अर्थ रहित, शब्द रहित, शब्द रहित यहाँ दिया है डी ऑप्शन में, तो पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ठीक है। नेत्रों की, कपोलों का, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों से। मीठे उपदेश से, न अंजिल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में, ठीक है, यहाँ देखिए अरण्य का शाब्दिक अर्थ पूछा है। जीवन के अरण्य में या जंगल में, अरण्य मतलब जंगल भी कह सकते हैं इसको, तो जंगल इसका सही अर्थ हो जाएगा अरण्य का। ठीक। अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से। ठीक है, मौन व्याख्यानों के यत्न से। तो यहाँ यत्न से आशय पूछा है कि मतलब यत्न का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है। तो यत्न मतलब प्रयास से हो गया। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा यत्न का आशय। ठीक। सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का भी रूप प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ आचरण की ही बात की गई है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। तो आचरण की महिमा का वर्णन है। ठीक है, बार बार आचरण की ही महिमा की गई है। अब पांचवा प्रश्न हमारा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। इसे हम पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद जो इसका निष्कर्ष निकलता है, उसमें बार बार जिसकी बात की जाती है, उसी को हम इसका शीर्षक बनाएंगे। तो बात आचरण की गई है, न कि अरण्य की बार बार की गई, न मौन व्याख्या की, न प्रेम की भाषा की। सबसे ज़्यादा आचरण की गई है, तो इसलिए सच्चा आचरण जो है इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न काट दीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर को बताना है हमें। तो दोस्तों, दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ठीक है, ओ और औ, ये इतने दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो इसमें
जो अ है ये दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सभी जो हैं वह दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न अपना 9वां प्रश्न देखते हैं कि 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इसको बताना है। तो 9वां प्रश्न का अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग पूरी तरह स्पर्श नहीं करते हैं उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये संख्या में कौन होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। ठीक, ये 4 जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा जो इसका हम विस्तार से बता दे रहे हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो अगर इसमें महाप्राण व्यंजन की बात करें तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा स, ख, स और ह, ये जो होते हैं सभी ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो व्यंजन महाप्राण व्यंजन है वो भ हो जाएगा। वर्ग का ये चौथा व्यंजन है, इसलिए भ जो है वह महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण जो होते हैं वह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष वर्ण होता है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है देखते हैं और दूसरा वर्ण, तो प जो है वो पहला वर्ण है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। क वर्ग से संबंधित इसमें अ जो छुपा होता है सभी का वो कंठ वर्ण होता है, तो अ जो हो जाएगा ये कंठ वर्ण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द को बताना है। जिन शब्दों में सार्थक खंड नहीं होता है और अन्य शब्दों के मेल से वो बने नहीं होते हैं उन्हें ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे दूध और वाला हो गया, घोड़ा और सवार हो गया, लंबा और उदर हो गया, लंबोदर हो गया। लेकिन नाक जो है वो किसी ऐसे शब्द से नहीं बना है, दो शब्दों से मिलके, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रूढ़ शब्द नाक हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का जो सही संधि विच्छेद है वो रत्नधन आकर होगा। ठीक है, रत्नधन आकर, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास बताना है। जैसे अब इसके समास का आपको सभी का परिभाषा पता होगा, जितने प्रकार के समास होते हैं। तो अव्ययी भाव समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो प्रति जो इसमें अव्यय शब्द लगा है इसलिए प्रतिधनमान। ठीक, अगर प्रति लग गया इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में आगे कौन सा शब्द लगा है क्रमा में, परि। तो परि जो है वो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर का डी ऑप्शन परि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 17 नंबर की भलाई में प्रत्यय है। अब भलाई में प्रत्यय बताना है। तो भला, ठीक है, भल होता है, भलाई तो आई प्रत्यय लगा हुआ है, बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सा तत्सम है। तो इसमें तत्सम बताना है। आम्र का तत्सम जो है आम होता है, इसलिए ये नहीं होगा। आसरा का तत्सम जो होता है वह आस होता है, ये तत्सम नहीं होगा। आग का जो तत्सम होता है अग्नि होता है, ये तत्सम नहीं होगा। आलस्य जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द जो होता है वो आलस होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही शब्द तत्सम शब्द है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव शब्द को छांटना है, कोई एक शब्द तद्भव हो सकता है। तो चूड़ जो है, चूड़ का तद्भव जो होता है वो चूरन होता है, और ज्ञान का तद्भव जो होता है वो ये वाला ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। और छिद्र का जो तद्भव होता है वो छेद होता है, और छत का जो तत्सम होता है वो छत्र होता है। ठीक है, ये वाला छत्र होता है, इसलिए ये तद्भव शब्द छत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज शब्द है। इसमें से देशज शब्द बताना है कि जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार बोल लिए जाते हैं या लिख लिए जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए आग जो है ये देशज शब्द नहीं है,
बच्चा जो है ये भी देशज शब्द नहीं है। फूल जो है ये भी देशज। जो खिड़की है, देखिए ये थोड़ा सा ऊट पटांग जो बोलने में लगता है वही हमारा देशज शब्द है। तो खिड़की जो है वह हमारा देशज शब्द है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो इसमें से विदेशी शब्द बताना है। ये उष्ट, प्रिय, अमीर, भक्त में से। तो अमीर जो शब्द है यह आपको पढ़ने में ही लग रहा है कि फारसी शब्द लग रहा है, तो इसलिए अमीर जो है यह विदेशी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। इसमें से संज्ञा शब्द को बताना है। तो 22 नंबर का अगर सही उत्तर की बात करें तो गंगा जो है, संज्ञा की परिभाषा जो होती है कि किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो ये नीला तो सभी कुछ भी हो सकता है, पानी भी नीला हो सकता है, कपड़ा भी नीला, पुराना कपड़ा भी, मोटा थैली भी, कुछ भी मोटा पतला हो सकता है। लेकिन गंगा जो है ये नाम है, इसलिए गंगा शब्द हो जाएगा, संज्ञा शब्द। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो दान तो प्रयोग नहीं होगा, भजन भी नहीं होगा और पढ़ना भी नहीं होगा। कुछ जो शब्द है ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में विशेषण शब्द है। यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे हमें बताना है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। वो बहुत शांत रहता है या सीता बहुत शांत रहती है। ठीक है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। वही विशेषण शब्द, जैसे मौसमी हो गया, अच्छा हो गया, मीठा हो गया, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं कि जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके दूसरे को उसे करने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो निम्न में से अगर बात करें कि कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो जगाना जो है ये जगना और जगाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे चलना से चलवाना होता तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होता, पढ़ना से पढ़वाना होता तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होता। अव्यय शब्द को पूछा है कि निम्न में अव्यय हैं। ठीक, किसी भाषा के वे शब्द जो अपने लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण इसमें बदले जाने पर किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव महसूस न हो तो वही अव्यय शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, दक्षिण। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख का पर्यायवाची बताना है। ये पावक जो है अग्नि का है। ठीक है, ये लोचन जो है यही आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और आँख का पर्यायवाची शब्द अच्छी, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, दीदा, चख, नयन, अम्बक, विलोचन, दृष्टि आदि, ये सभी आँख के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि जड़ का विलोम है। अब जड़ का विलोम बताना है। तो जड़ का जो विलोम शब्द होता है वो चेतन होता है। ठीक है, इन्हें याद करना होता है पढ़ के। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। 29 नंबर प्रश्न है कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तो जो भविष्य में अभी होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा भावी। ठीक, कहते हैं ना कि भावी विधायक, भावी सांसद, भावी विधायक कहते हैं कि भावी IAS मतलब भविष्य में वो होने वाला है। ठीक, इसलिए भावी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसमें अनिल और अनल का सही शब्द अर्थ बताना है। तो अनिल मतलब हवा होता है और अनल मतलब आग होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो अभिमान, अधिक, आयु, अर्थ। तो अर्थ जो है इसके बहुत मायने होते हैं, कई अर्थ हो निकलते हैं। और जो जैसे कि मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, अर्थ का मतलब ये सब भी होता है। ठीक है, इसलिए यह अर्थ शब्द अनेकार्थी होता है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी, आगामी का आगामी होता है, अधिकार का अधिकार होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अध्ययन जो है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है।
33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। वहाँ आपने शुद्ध बताया और यहाँ अशुद्ध शब्द को बताना है। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा वह ऐतिहासिक। ये देखिए सी ऑप्शन, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता ने, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कर्ता कारक का परसर्ग जो होता है ने होता है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द को बताना है दया, वायु, प्रार्थना। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं और नेत्र जो है वो होता है, इसलिए नेत्र पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है हमें। तो 36 नंबर प्रश्न का अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, शोभा। शोभा होती है या बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें इकारांत स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए शोभा शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? यहाँ पे बताना है कि कौन से शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो यहाँ पे जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक है, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, बारिश हो गया, ये सभी शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, नहीं, उसमें तो ता है, ती है लगता है वर्तमान काल में। वह जाता है, ठीक है, यही होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो हो जाएगा वह वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो यहाँ पे सरल वाक्य जो नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य यह है कि व्यापार में वृद्धि हो। यह जो है ये सरल वाक्य न होकर के ये मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है, क्योंकि मिश्र वाक्य में की शब्द लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 41 नंबर प्रश्न है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, इसको अपने अनुसार बोल के देखिए अब कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने शब्द जो है यही अशुद्ध अंश है इस वाक्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह का इसमें बताना है। तो 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमा को ही, जो अंग्रेजी में हम लोग कॉमा बोलते हैं, ठीक है, इसे ही अल्प विराम कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न है कि अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, ये ऑप्शन है गुस्सा होना, दुखी होना, बीमार होना, बहुत आनंदित होना। तो 43 का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत आनंदित होना। 44 नंबर प्रश्न है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है मूर्ख होना, बी ऑप्शन है समझदार होना, सी ऑप्शन है नुकसान होना, डी ऑप्शन है जोखिम मोल लेना। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, अंगारों पर पैर रखना अर्थात जोखिम मोल लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 45वां प्रश्न है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 46वां प्रश्न है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए एक सही लोकोक्ति है। एक से बढ़कर दूसरे, तो ये ऑप्शन है समरथ को नहीं दोष गुसाई। ठीक है, बी ऑप्शन शेर को सवा शेर, सी ऑप्शन है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, डी ऑप्शन है सखी न सहेली भली अकेली। तो इसका जो सही अर्थ व्यक्त करने का लोकोक्ति हो जाएगा वह शेर को सवा शेर, मतलब एक से बढ़कर दूसरे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 47वां प्रश्न है कि मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। तो मूल पाठ का जब शब्दशः अनुवाद हम करते हैं
तो वह क्या कहलाता है? वह शब्दानुवाद कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो हमें उत्तर प्रदेश की जो बोली नहीं है उसको बताना है। तो मेवाती जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नौजी बोली जाती है, ब्रजी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, और बुंदेली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। यही सब बोलियाँ बोली जाती हैं। मेवाती जो है ये राजस्थान में बोली जाती है। ठीक दोस्तों, 48 प्रश्न आपको आज के इस सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा दिया है। आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिला होगा, कुछ नया भी मिला होगा। तो पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दें। ठीक है, चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।